आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाराजा महीपति शाह की। हम पढ़ रहे हैं गढ़वाल का पंवार वंश का इतिहास, है ना। हमने उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत जो है गढ़वाल के पंवार वंशी राजाओं को पढ़ना शुरू किया है और उसमें आज हम जो है 46वां राजा महाराजा महीपति शाह को पढ़ रहे हैं। कई जगह उनका नाम महीपत शाह लिखा हुआ, कई जगह महीपति शाह, आपकी मर्जी, नाम एक जैसा ही होगा। नाम है महीपति शाह। कितनेवें राजा हैं? 46वें। और इस समय जो है उनका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वो है 1631 से 34, मात्र 3 साल भी आप समझ सकते हैं इसको। तो ये इनका टाइम पीरियड आ रहा समझ में। एक एक बात को समझने वाली बात क्या है कि महीपति शाह से पहले जो राजा था वो उनका भतीजा था और भतीजे का नाम था श्याम शाह। ये परिस्थिति क्या है, भतीजा कैसे हुआ वो, पहले इस पर भी बात करनी जरूरी है ना। देखो, आपने अभी श्याम शाह से पहले एक राजा पढ़े, उनका नाम था बलभद्र शाह। याद आ रहा कुछ? बोलो, हाँ ना बोला करो, तुम ऐसे सुन मत रहा करो भैया। बलभद्र शाह। और बलभद्र शाह जो थे उनके 2 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 2। पहला बच्चा कौन था? मानशाह। पहला बच्चा कौन था? मानशाह। और दूसरा बच्चा कौन था? महीपति शाह। कौन था? ठीक है। बलभद्र शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो था, अब ये तो दोनों उनके 2 बेटे हैं ना, तो उनका बेटा मानसा गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बड़ा बेटा मानसा गद्दी पर बैठा। मानसा की जब मृत्यु हो गई तो मानसा की मृत्यु के बाद मानसा का बेटा राजा बना। ये नहीं कि दूसरा भाई बनेगा, राजा का बेटा राजा बना, बड़ा भाई जो होगा उसका बेटा राजा बना। तो मानसा का बेटा था, उसका नाम था श्यामशाह। ये गद्दी पर बैठा। आपने पढ़ा श्यामशाह इससे पहले? पढ़ा ना, इससे पिछले वाले राजा में। तो श्यामशाह गद्दी पर बैठा। कब तक रहे श्यामशाह? 1631 तक श्यामशाह गद्दी पर है। अब श्यामशाह की मृत्यु हो गई। जब श्यामशाह मरे तो श्यामशाह की कोई भी संतान नहीं थी। ठीक, श्यामशाह की संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो अब जो है श्यामशाह का चाचा, जो कि मानसा का भाई और बलभद्र शाह का दूसरा बेटा है, अब गद्दी पर बैठेगा महीपति शाह। क्लियर? कौन गद्दी पर बैठा है? महीपति शाह जो है वो गद्दी पर बैठेगा। इस तरीके से अब श्यामशाह के बाद हम उसके चाचा जी को पढ़ रहे हैं और चाचा जी का नाम है महाराजा महीपति शाह। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब जरा महीपति शाह के बारे में बात करें, उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो हमारा गढ़वाल वाला हिस्सा है या पूरे उत्तराखंड में किस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति है। मेरे साथ आप चित्र को समझेंगे। ये है यहाँ गढ़वाल में पंवार वंश। गढ़वाल में कौन है? पंवार वंश। और कुमाऊं कौन है? चंद। यहाँ है पंवार लोग, यहाँ है पंवार लोग गढ़वाल में। यहाँ कौन है? चंद राजा। गढ़वाल में जो राजा है उनका नाम क्या है? महीपति शाह। क्या नाम है? महीपति शाह। जबकि कुमाऊं में उस समय जो राजा है उसका नाम है त्रिमल चंद। कौन है? त्रिमल चंद। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि श्यामशाह के जमाने में कुमाऊं में 3 राजा हुए, है ना। वहां बड़ी दिक्कत चल रही थी, बल्कि त्रिमल चंद की ऐसी स्थिति आई, हम चंद वंश में पढ़ेंगे, कि इसको यहाँ महीपति शाह के दरबार में शरण लेनी पड़ी। और फिर महीपति शाह ने ही त्रिमल चंद को कहां बैठवाया था? चंद वंश के शासन पर बैठाया था कुमाऊं में। बाद में इसी के साथ युद्ध होगा, कैसे उस पर बाद में बात करेंगे। चंद वंश में त्रिमल चंद। ठीक है, बोलो। और यहाँ भोट प्रदेश, हमको पता है भोट प्रदेश की परिस्थिति क्या है। अच्छा, तो गढ़वाल में महीपति शाह है, कुमाऊं में त्रिमल चंद, और दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? समय देखो किसका है। 1627 में कौन मर गया है? 1627 में जो है जहांगीर मर गया है। अब जहांगीर का बेटा खुर्रम गद्दी पर बैठा, जिनका नाम है शाहजहां। कौन गद्दी पर बैठेगा? शाहजहां। तो दिल्ली पर में शासक कौन है बाबू? शाहजहां। आई बात समझ में? बोलो भाई। तो क्योंकि 1627 में जो जहांगीर मर जाएगा और 1628 में गद्दी में बैठे शाहजहां, और शाहजहां के राज्याभिषेक होगा, उसका हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। पहले आप इधर समझो। क्या ये राजनीतिक परिस्थितियों को आप समझ गए? ठीक है। अब आते हैं थोड़ा महीपति शाह के बारे में। देखो, महीपति शाह ऐसा राजा जिसने अपने जो पंवार वंश से जो साम्राज्य था उसको चारों ओर फैलाने का काम किया। अब चारों ओर फैलाने का मतलब यह है कि इसके महीपति शाह ने गढ़वाल के उत्तर में भोट प्रदेश है। यहाँ कौन है? भोट प्रदेश, यानी आप दापा समझ सकते हो इसको। यहाँ भोट प्रदेश है। यहाँ पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पश्चिम में जो राजा है वो है सिरमौर का राजा। कौन है? सिरमौर का शासक है यहाँ कर्म प्रकाश। नाम क्या है?
कर्म प्रकाश, ध्यान से सुनना जरा। कई लोग कहते हैं मानधाता प्रकाश, कई किताबों में कर्म प्रकाश, फिलहाल हम कर्म प्रकाश को मानते हुए चलते हैं, अधिकतर किताबों में कर्म प्रकाश लिखा हुआ है। और जो है यहाँ दक्षिण में भी जो है दक्षिणी गढ़वाल पर देहरादून वगैरह का जो इलाका है, इस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो महीपति शाह एकमात्र ऐसा पंवार वंशी राजा है जो अपने उत्तर भी जीतेगा, दक्षिण भी जीतेगा, ईस्ट में तो तिरुमल चंद को तो उसने खुद ही गद्दी पर बैठा रखा है, और पश्चिम में भी जीतेगा। चारों दिशाओं में अपने राज्य को, साम्राज्य को फैलाने का जो काम करेगा वो करेगा महाराजा महीपति शाह। आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, मैंने खासकर ये महसूस किया, अजयपाल के बाद कोई फिलहाल अभी तक पावरफुल राजा जो बना है वो है महाराजा महीपति शाह। लेकिन कोई राजा ऐसे ही पावरफुल नहीं बन जाता है, उसके पीछे कुछ तो बात होती है। बात क्या है, कारण क्या है, इस पर भी बात करते हैं। देखें तो जरा सा देखो, युद्धों पर बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले पॉइंट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, महीपति शाह की सबसे ज्यादा पावर है उसके 3 मुख्य सेनापति। कितने सेनापति? 3 सेनापति, बहुत पावरफुल सेनापति थे। कौन थे उसके पास सेनापति? 3। कौन कौन थे? सबसे पहला तो जो प्रधान सेनापति था माधो सिंह भंडारी। क्या नाम है? पहला नाम है माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी सेनापति, जो कि प्रधान सेनापति है, उनका नाम है माधो सिंह भंडारी। यही श्रीनगर के थे माधो सिंह भंडारी। मलेथा गांव उनका आज भी बड़ा फेमस है, मलेथा के माधो सिंह भंडारी। दूसरे उनके साथ थे लोधी रिखोला। क्या नाम था? लोधी रिखोला। गढ़वाल का भीम भाई, गढ़वाल का रखवाला लोधी रिखोला। और 3rd नंबर पे थे बनवारी दास। ये लिखा है मैंने, क्या लिखा हुआ? बनवारी दास। ये 3 इतने पावरफुल सेनापति थे, और इन्हीं सेनापतियों ने महीपति शाह को इतना पावरफुल राजा बनाया। आ रही बात समझ में? तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब सेनापति ही नहीं, आपको एक बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेनापति ही नहीं, खुद की बीवी भी बहुत खतरनाक थी। रानी जो थी वो बहुत तगड़ी थी, और रानी का नाम क्या था? रानी कर्णावती। क्या था? रानी कर्णा। सभी पावरफुल लोग हैं अपने साथ, तो उसने राजा को इतना पावरफुल बना दिया। आई बात समझ में? ठीक। अब बात करते हैं महीपति शाह के युद्धों की। कर लें? ठीक। सबसे पहले महीपति शाह ने, आप जानते हैं इससे पहले श्याम शाह, उसने दापा को जीता। उससे पहले श्याम शाह के जो पिताजी थे बलभद्र शाह, उन्होंने दापा को जीता। तो यही परिस्थितियां, जैसे ही श्याम शाह मारा, भोट के राजा ने खुद को क्या कर दिया? दापा के राजा ने खुद को स्वतंत्र कर दिया। अब स्वतंत्र किया तो फिर यही महीपति शाह भोट पर करने जाएंगे आक्रमण। कब करने जाएंगे? 1632 में। देखो, हम बात कर रहे हैं महीपति शाह के प्रमुख युद्धों की। शुरुआत हम इधर नॉर्थ में भोट प्रदेश से कर रहे हैं। पहला आक्रमण होगा 1632 में। कब होगा? 16। किस पर होगा? भोट प्रदेश पर। स्वयं महीपति शाह युद्ध करने जाएंगे, और उनके साथ सेनापति होंगे माधो सिंह भंडारी। कौन होंगे? माधो सिंह भंडारी। और साथ में तो है लोधी रिखोला का भी नाम आता है, कि कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ कि उनके साथ लोधी रिखोला थे, जो कि सेनापति थे। ठीक है। भोट प्रदेश को जीत लिया गया। कब? 1632 में पहला युद्ध भोट प्रदेश, जीत लिया युद्ध। अब जब ये युद्ध जीत दिया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वहीं रहना है, वापस भी तो आना है, क्योंकि राज्य तो अपना गढ़वाल में, हमने भोट को जीत दिया। अब वापस आना, लेकिन अपने वहां प्रतिनिधि रखने पड़ेंगे, कुछ सेनापति रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने भोट का शासन 2 भाइयों को दिया। अब उन 2 भाइयों का नाम क्या है? उन्हें इतिहास में लिखा हुआ है बरत्वाल बंधु। क्या लिखा हुआ है? बरत्वाल बंधु। अब जब बंधु है तो मतलब एक तो होगा नहीं, जब नाम बंधु लिखा हुआ तो एक तो होगा नहीं। तो पहले बंधु का नाम था भीम सिंह बरत्वाल। क्या नाम था? भीम सिंह बरत्वाल। मैं बिल्कुल सेलेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फालतू कुछ नहीं खींचने वाला हूं, समझो चीजों को। और दूसरे उनके साथ जो उनके भाई थे, उनका था गजवीर सिंह बरत्वाल। क्या नाम था? गजवीर सिंह बरत्वाल। ये 2 भाइयों को दे दिया। बोले भैया तुम वहां राजपाट करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक प्रकार से वहां फौजदार टाइप के उन्होंने रख दिया दापा में, कि तुम वहां शासन करो। वापस आ गया राजा महीपति शाह। कहां आया? अपनी राजधानी श्रीनगर आ गया। ठीक। लेकिन जो दापा का राजा था भोट प्रदेश का, वो भाग के चले गया। कहां? ल्वासा की तरफ, तिब्बत की राजधानी ल्वासा की तरफ चले गया। और वहां ल्वासा के राजा से सहायता प्रदान करी, सहायता ग्रहण करी, कि भैया हमें सहायता करो, हमारा राज्य जो है वो गढ़वाल के राजा ने कब्जा कर दिया है। ल्वासा के राजा की सहायता से
भोट प्रदेश के भागे हुए राजा, जो दापा का शासक था, भागा हुआ राजा, उसने काउंटर अटैक किया 1633-34 में। कब किया? 1633-34 में काउंटर अटैक किया। और इस काउंटर अटैक किस पे किया होगा? बर्तवाल बंधु पर, जो कि उस समय दापा का शासन संभाल रहे थे, और बर्तवाल बंधु पर काउंटर अटैक कर दिया। इस युद्ध में बहुत वीरता के साथ बर्तवाल बंधु युद्ध लड़े, लेकिन मारे गए। क्या हो गया? मारे गए। इस तरीके से कुछ साल पहले, 2 साल पहले जो भोट प्रदेश अपने कब्जे में आया था, वो फिर हमारे हाथ से निकल गया। समझ रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। पहला युद्ध जो महीपति शाह ने नॉर्थ की ओर अपना कब्जा करने की कोशिश करी। दूसरा, अब दूसरा युद्ध हो रहा है। दूसरा युद्ध किसके साथ हो रहा है? पहला युद्ध तो भोट प्रदेश के पास, दूसरा युद्ध जो होगा, युद्ध वो होगा सिरमौर के राजा के साथ। सिरमौर कौन सा हिस्सा? आज भी हिमाचल का जो उत्तराखंड से लगता हुआ हिस्सा, एक जिला है सिरमौर, उस हिस्से को हम सिरमौर कहते हैं। और सिरमौर का जो राजा था, उनका नाम था कर्म प्रकाश। क्या नाम था? लेकिन कर्म प्रकाश के पास केवल सिरमौर नहीं था, आज का जौनसार भाबर और कालसी का जो हिस्सा है, डाक पत्थर का जो हिस्सा है, वो सारा का सारा किसके पास था? सिरमौर के शासक के पास, गढ़वाल के राजा के पास नहीं था। किसको भेजा गया? लोधी रिखोला को। किसको भेजा गया? लोधी रिखोला। और लोधी रिखोला को बोला, भैया तुम सिरमौर जीत करके आओ। लोधी रिखोला गया और सिरमौर पर आक्रमण करा, और सिरमौर पर आक्रमण करके उन्होंने कर्म प्रकाश को पराजित किया। और कर्म प्रकाश जब पराजित हो गया, तो हिमाचल की जो सिरमौर वाला जो क्या है, राज्य है, जो आज का जिला है हिमाचल का, सिरमौर वाला हिस्सा और प्लस जौनसार भाबर, कालसी और डाक पत्थर का जो हिस्सा था, वो सारा का सारा गढ़वाल के राजा के पास आ गया। आप समझे कि नहीं? ठीक है। दूसरे सेनापति का कारनामा, नाम है लोधी रिखोला, गढ़वाल का रखवाला, जिन्हें हम गढ़वाल का भीम भी कहते हैं। क्लियर? अब आएगा दक्षिणी गढ़वाल, भाबर प्रदेश की तरफ, और यहां का युद्ध जीतने का काम सौंपा जाएगा बनवारी दास को। किसको सौंपा जाएगा? बनवारी दास को। और बनवारी दास दक्षिण के पूरे हिस्सों को जीत लेता है। ठीक है? ठीक है कि नहीं? दक्षिण के पूरे हिस्सों को, जो हमारे यूपी से टच वाले हिस्से होते, इन सारे हिस्सों को जीत लेता है बनवारी दास। ठीक, तो आप देख रहे होंगे भोट प्रदेश भी जीता, खैर जो बाद में अपने हाथ से निकल गया था, प्लस सिरमौर का पूरा जो है दक्षिण पश्चिमी गढ़वाल का जो हिस्सा था हमारा, और प्लस हिमाचल का सिरमौर वाला हिस्सा, वो पूरा हमारे पास आ गया। और दक्षिण का जो यूपी से लगता हुआ पूरा भाबर प्रदेश था और तराई प्रदेश, वो पूरा का पूरा किसके पास आ गया? महीपति शाह के पास। क्या ये युद्ध आपको समझ में आई? अब चौथा युद्ध, 2 युद्ध हमने पढ़ दिए हैं, 2 क्या, एक 3 युद्ध हमने पढ़ दिए, और चौथा युद्ध, अब जो चौथे नंबर पे युद्ध होने वाला है, वो होगा त्रिमल्ल चंद के साथ। उसी राजा के साथ युद्ध हो रहा है जिस राजा को तुमने स्वयं कहां बैठाया था? कुमाऊं में बैठाया था। और इस युद्ध का नाम क्या है? काकुब मोड़ का युद्ध। क्या नाम है? काकुब मोड़ का युद्ध। समझिए जरा सा, इस युद्ध का नाम है काकुब मोड़ का युद्ध। और कब हुआ ये? 1634 ईस्वी में कुमाऊं के शासक त्रिमल चंद के साथ एक छोटा सा युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में, इस छोटे से युद्ध में इतना बड़ा प्रभावशाली राजा मारा गया। अब दिमाग में शक उठता कि नहीं, ऐसे कैसे मारा गया? अब इसके पीछे भी कई इतिहासकारों ने कहानी लिखी हुई है। कहते हैं श्रीनगर से राजा नीचे ऋषिकेश की तरफ आ रहा था। कौन? महीपति शाह। और रास्ते में उन्हें नागा साधु दिख गए। कौन दिखे? नागा। और उन्हें लगा कि कहीं हमारे राज्य पर आक्रमण तो नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादा संख्या में थे, और भूलवश राजा ने नागा साधुओं को मार दिया, अपनी सेना से युद्ध करवा करके, और नागा साधुओं को मार दिया। अब नागा साधुओं को मारा, बाद में राजा को पता चला, जो कुछ बचे कुचे होंगे, तो बाद में राजा को पता चला, अबे ये तो हम पे आक्रमण कर ही नहीं रहे थे। अब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, वो अपने अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे। वो आई ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में लक्ष्मण मंदिर है, और लक्ष्मण मंदिर में आकर के वो अपना जो है पश्चाताप कर रहे थे, अपना जो है वो कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतने निर्दोष साधुओं को मैंने मार दिया। और वो उसी डिप्रेशन में सोच रहे थे, और उनकी नजर लक्ष्मण मंदिर पे जो है उनकी मूर्ति पे पड़ रही थी, लक्ष्मण जी की, और उन्हें ये अंदर से महसूस हुआ, क्योंकि दुख में, टेंशन में बहुत ज्यादा थे, उन्हें ऐसा लगा कि लक्ष्मण की मूर्ति उनको देख के हंस रही है। किसको लगा ऐसा? महीपति शाह को। और उन्होंने गुस्से में आके लक्ष्मण की मूर्ति की तीर से क्या निकाल दी? आंखें निकाल दी। और बाद में उन्हें लगा, अरे ये भी मैंने गलत कर दिया, कभी मूर्ति हंस सकती है क्या? वो थोड़ा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब वक्त जब खराब हो गया तो भैया तब तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाए। ठीक है कि नहीं?
और इसकी परिस्थिति ये हुई कि वो बड़े पश्चाताप के आग में जलने लगे। उनका मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, अब इस पाप को कैसे धोऊं मैं, इस पाप का क्या ऐसा करूं कि पाप से मैं तर जाऊं। उन्होंने अपने राजपुरोहितों से, धर्माचार्यों से सलाह ली कि भाई बताओ मैं क्या करूं। और उन धर्माचार्य, उन पुरोहितों ने कहा कि जो है युद्ध में मारा जाना ही इतने बड़े अपराध का क्या है, बोलो, सॉल्यूशन है। इतने बड़े अपराध का अगर आप पाप से बचना चाह रहे हैं, जो आपने इतना बड़ा अपराध किया, तो आपको किसी युद्ध में मरना पड़ेगा। और महाराजा महीपति शाह काकुबा मोड़ के 1634 के छोटे से युद्ध में मर गए। तो अगर देखा जाए तो उनके दिमाग में पहले से था मैंने युद्ध में मरना है। अब जो पॉइंट है वो कि सर सामाजिक सुधार किस तरीके का था, इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, जब भोट प्रदेश पर जो दापा पर आक्रमण किया है, जब खुद गए थे महीपति शाह युद्ध करने के लिए, अपने साथ जो है माधो सिंह भंडारी को लेके गए, रोदे रिखोला इनको लेके गए, और जब उन्होंने वहां आक्रमण किया तो उस दौरान उन्होंने देखा, आप जानते हैं कि राजा अजयपाल ने एक प्रथा चलाई थी, सरोला ब्राह्मण प्रथा। अब सरोला ब्राह्मण प्रथा क्या थी कि एक ब्राह्मणों का वर्ग बनाया और जिन्हें काम सौंपा गया कि भैया भात ये बनाएंगे, क्योंकि भात खाने को लेकर के आज भी पहाड़ों में बड़ा भेदभाव होता है। जब सैनिक अभियान हुआ भोट प्रदेश में, तो वहां ब्राह्मण लोग कैसे बना रहे, धोती पहन करके खाना बना रहे। तिब्बत इतना ठंडा इलाका और धोती पहन के, हालत खराब हो जाए ब्राह्मणों की, कई ब्राह्मण मर गए। अब ये खबर राजा के पास पहुंच गई, भैया कई 16 ब्राह्मण मर गए। क्यों मरे, बोले ठंड से। बोले कैसे, बोले ये स्थिति है कि धोती में ठंड लग रही है, क्योंकि सिले हुए कपड़ों से खाना बनाना वर्जित माना जाता था। फिर राजा ने उस प्रथा को वहां पे कम करने के लिए एक नई प्रथा लेकर के आई, और उस प्रथा का नाम है रोटी सूची प्रणाली। क्या नाम है, रोटी सूची। इस प्रणाली के तहत, इस प्रथा के तहत, रोटी सूची प्रथा के तहत दो काम हुए। एक काम क्या हुआ कि भात तो केवल सरोला ब्राह्मण बनाएगा, भात केवल कौन बनाएगा, ब्राह्मण। लेकिन रोटी कौन बनाएगा, रोटी बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति रोटी बना सकता है ब्राह्मण के अतिरिक्त, यानी क्षत्रिय बना सकते हैं और भी ब्राह्मण बना सकते हैं। और दूसरी चीज, उन्हें धोती लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिले हुए कपड़ों से भी क्या कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। यानी धोती, खाना बनाने के लिए धोती पहनने की जरूरत नहीं है, आप सिले हुए कपड़े, क्या, पजामा और कुर्ता, पजामे और कुर्ते से आप खाना बना सकते हैं, क्योंकि पहले एक सिले हुए कपड़ों से खाना बनाना वर्जित माना जाता था। तो रोटी सूची का मतलब होता है साफ। सूची का मतलब क्या होता है, साफ, प्योर, जिसे आप बोल सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण रोटी बनाए, क्षत्रिय रोटी, कोई भी रोटी बनाए, वो रोटी बना सकता है, रोटी को पवित्र माना गया। तो आज भी देखा होगा, अगर आप गांव में देखोगे जहां ज्यादा जातियां हैं, तो वहां आप देखोगे कि रोटी खाते हुए सब लोग साथ खाते हैं, और भात की बारी आए तो दूर दूर बैठते हैं, क्योंकि रोटी को क्या माना गया, रोटी को साफ माना गया। यही है रोटी सूची प्रणाली। आई बात समझ में। बाद में अगर देखा तो सरोला ब्राह्मण प्रथा का स्थान रोटी सूची प्रथा ने ले लिया। कई जगह हमने ऐसा भी देखा। अब जो है एक लास्ट पॉइंट जो मैंने यहां लिखा नहीं है, एक और पॉइंट हमारे पास बच जाता है, वो पॉइंट है कि महीपति शाह का व्यक्तित्व कैसा था। क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व कैसा था, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसी थी। व्यक्तित्व क्या थे, खतरनाक राजा थे, खतरनाक, जैसे ऐसे वैसे किसी के सुनने वाले ही नहीं, अपने ही उस पे रहने वाले थे। क्यों ना हो भाई, बीबी इतनी वीर, इतने अपने सेनापति खतरनाक है, तो वो राजा में ईगो भी तो बनता है। तो ऐसे लपंडरों में ईगो होता है जिनमें कुछ नहीं है, वो बंदा तो था कुछ, तो उसमें तो ईगो बनता है। देखो, आप जानते हैं कि ये दौर है 1627 का, जब जहांगीर मर गया दिल्ली में। दिल्ली में कौन मरा, 1627 में जहांगीर मर गया। कब मरा, 1627 में। और 1628 में जहांगीर का बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, अब जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो जो है पूरे देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया कि भाई शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा है आगरा में। कहां पे हो रहा है, आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा है। अरे बोला भैया आप भी आ जाओ। किसको बोला गया, महीपति शाह को। अरे बोला आप भी आ जाओ, दिल्ली क्या हो गया, आप भी आ जाओ। भाई ने बोला मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। जबकि तुम देख रहे थे इससे पहले वाले जो राजा थे उनका क्या था, मुगलों के साथ बड़ा अच्छा संबंध था, लेकिन यहां इस बंदे ने मुगलों से संबंध को थोड़ा कम कर दिया और इसने कहा मैं नहीं आ रहा तुम्हारे दरबार, मैं नहीं सुनने वाला, तुम लड़ाई करना, झगड़ा करना, जो कुछ ना करो, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे राज्याभिषेक। इसीलिए मुगल लेखक महीपति शाह को क्या कहते हैं, अक्खड़ राजा कहते हैं। क्या कहते हैं,
अक्खड़ राजा। क्या कहते हैं बाबू? अक्खड़ राजा। मोला राम तोमर, जो कि अब कुछ राजाओं में आप कुछ समय बाद आप पढ़ने वाले हैं, गढ़वाल के बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं गढ़वाली शैली के, मोला राम तोमर। वो क्या कहते हैं इसी व्यक्तित्व की वजह से महीपति शाह को, ये वो कहते हैं महाप्रचंड भुजदंड। क्या कहते हैं? महाप्रचंड भुजदंड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एक और नाम महीपति शाह के, क्या है उनका नाम? है गर्वभंजक। अब गर्वभंजक या गर्वभंजन क्यों बोला गया? क्योंकि देख रहे होंगे तुम, ईस्ट का राजा त्रिमल चंद खुद गद्दी पर बैठाया, बोध प्रदेश के राजा को हराकर उसका घमंड तोड़ा, सिरमौर के राजा को हरा करके जो है कर्म प्रकाश का घमंड, इवन दक्षिण में जितने छुटर पुटर राजा थे सबको जीत के उनका घमंड तोड़ा। सबका घमंड गर्व तोड़ने की वजह से उन्हें क्या नाम दिया गया? गर्वभंजक। क्या नाम दिया गया? क्या आपको व्यक्तित्व समझ में आ गया महीपति शाह का? कंफर्म है? तो इस वीडियो में आज हमने महीपति शाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उन पर मैंने बात की। अब मुझे विश्वास है तुम्हें पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, कुछ छूटा तो नहीं? बोलो ठीक। यानी अगला वीडियो हमारा किस राजा का होगा? महीपति शाह के बेटे, क्या नाम होगा? पृथ्वीपति शाह, जो कि मात्र 10 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? लोधी रिखोला के बारे में। मैंने बता दिया लोधी रिखोला को गढ़वाल का भीम कहा जाता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थे? एक सेनापति थे। किसके? महीपति शाह। अभी लोधी रिखोला के साथ एक समस्या हो जाएगी। राज्य के कर्मचारियों, जो राज दरबार के कर्मचारी थे, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से बाद में महीपति शाह ने लोधी रिखोला को मरवा दिया था। किसने मरवाया? महीपति शाह ने हत्या कर दी थी लोधी रिखोला की। तो इनका चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। अब जो है इनका जो प्रधान सेनापति है माधो सिंह भंडारी, अब वो आगे जाएगा रानी कर्णावती के प्रधान सेनापति के रूप में। तो अगले वीडियो में हम रानी कर्णावती के साथ साथ किसको पढ़ेंगे? माधो सिंह भंडारी को। और उसके बाद वाली वीडियो में हम किसको पढ़ेंगे? महाराजा पृथ्वीपति शाह को पढ़ने वाले। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा वीडियो जितना हो सके इतना शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।